दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सुधारती। और आज हम लोग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। और आप लोग भी अगर जो फ़ॉरेन में जो एडमिशन लेना चाह रहे हैं और जिनका फ़ॉरेन में एडमिशन लेने में इंटरेस्ट है, जाकर सर्च भी करते होंगे यूट्यूब पर कि फ़ॉरेन में एडमिशन कैसे लिया जाए। तो उसी पर बात करेंगे हम लोग कि फ़ॉरेन में अगर फ़ॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ में, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपका एक ओवरऑल अप्रोच क्या होना चाहिए। और उस पर बात करने के लिए विद्या भैया हैं। विद्या भैया, आप एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि हाँ फ़ॉरेन में कैसे पहुंचा जाए आपके पीछे पीछे। Okay, so thank you Vikas for inviting me to share my journey, which I just started. I'm going to start my PhD at the Faculty of Sociology, University of Bielefeld, Germany. So I'm going to start my PhD there up in March onwards. So I'm going to travel around 4th or 5th of April. So I'm just newly admitted students there. So but I have a long experience of getting admission there. So like it's like a full struggle. और मुझे लगता है कोई भी जो फर्स्ट जनरेशन रिसर्चर है, खासकर आपकी सोशली डिसएडवांटेज सेक्शन से आते हैं आप, तो आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि आपका कोई सोशल और कल्चरल कैपिटल नहीं होता है। तो कभी भी जो बाहर की जो खासकर जो अब्रॉड की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ के एडमिशन्स के चैलेंजेस बाकी लोगों के लिए कुछ अलग हैं, लेकिन जो पहली पीढ़ी के जो स्टूडेंट हैं जो पहली बार बाहर जाएंगे उनका जो स्ट्रगल है बहुत अलग है। तो अभी मेरा एडमिशन मैंने जो आप लोगों को बताया अपने इंट्रोडक्शन में कि जर्मनी में हुआ है। तो अगर आप ओवरऑल पूछेंगे कि बाहर का जो एडमिशन का जो पूरा प्रोसेस होता है तो बहुत ही लेंदी प्रोसेस होता है। मतलब टू वेरी फ्रैंक, टू वेरी ऑनेस्ट, लेंदी इन द सेंस कि वो जो प्रोसेस होता है कि आप यूनिवर्सिटी आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद सुपरवाइजर आइडेंटिफाई करते हैं, फिर आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होता है वो भेजते हैं। मतलब ये पूरा स्टेप बाय स्टेप में बताऊँगा आप लोगों को इसमें। तो देखिए, जनरली जब हम बाहर का पीएचडी प्लान करते हैं, मास्टर्स प्लान करते हैं, तो मेरा मास्टर्स का एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि मेरा मास्टर्स और एमफिल यहीं से हुआ है, इंडिया से हुआ है। मास्टर्स मेरा जेएनयू से है और एमफिल मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी से है। तो आपका मास्टर और आपका एमफिल है तो आप पीएचडी का प्लान करते हैं, या जनरली अब तो क्या डायरेक्ट पीएचडी है तो आप बाहर में एमफिल ना हो तो भी आप प्लान करते हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़ा जो एक चैलेंज आपको फेस करना पड़ेगा, अगर आपने एमफिल नहीं किया है तो अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मेरे साथ मेरी एक दोस्त है जो कि डायरेक्ट मास्टर्स के बाद अगर पीएचडी करने जा रहे हैं तो इंडिया में मास्टर्स जो हैं दो तरह के मास्टर्स हैं। अगर आप अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से मास्टर करेंगे यूडी से तो वहाँ पे मास्टर्स के प्रोग्राम में डिजिटेशन का प्रोविजन है। तो मास्टर्स का जो डिग्री है, जो क्रेडिट है, उसमें कुछ एडिशनल क्रेडिट्स होते हैं आपके डिजिटेशन राइटिंग के। लेकिन जो जनरली जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इंक्लूडिंग डीयू और जेएनयू, यहाँ पे मास्टर्स में डिजिटेशन का प्रोविजन नहीं है। तो हमारा जो मास्टर है रिसर्च डिग्री के इक्विवेलेंट नहीं माना जाता है। तो जब बाहर में बिना एमफिल किए जाते हैं और आपका एमए में डिजिटेशन का नहीं है, डिजिटेशन आपने नहीं लिखा है, तो आपको क्रेडिट्स को लेके आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ेगा। कई बार आपका एडमिशन कैंसिल भी हो जाता है, ऐसे भी केसेज हुए हैं जब आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। तो पहले आप चेक करेंगे कि आपका मास्टर्स वहाँ के पीएचडी के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है या नहीं। तो एक चीज़ का आपको बहुत ध्यान देना पड़ा है, क्योंकि रिसेंट ये केस हुआ है मेरी दोस्त के साथ, तो ये एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो इनिशियल जो प्रोसेस होता है, मैं पीएचडी पे ज़्यादा फोकस करूँगा क्योंकि मेरा मास्टर्स का एक्सपीरियंस खुद का नहीं है, तो मैं ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊँगा। बट ओवरऑल बहुत ही सिमिलर तरीके का प्रोसेस होता है, केवल अगर आप सुपरवाइजर का पार्ट हटा दे तो, क्योंकि रिसर्च में सुपरवाइजर आपको आइडेंटिफाई करना होता है, एमए में नहीं करना होता है। तो आपको पहला एज ए इंडिविजुअल, एज ए रिसर्चर, अगर आपको बाहर में इंटरेस्ट है तो आप पहले ये आइडेंटिफाई करिए कि आप कहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी भी नहीं, पहले तो आप कॉन्टिनेंट में कहूँगा कि आपको यूरोप जाना है या आपको यूएस जाना है या आपको नॉर्थ अमेरिकन यूनिवर्सिटी में जाना है, कहाँ जाना है आपको। क्योंकि हर एक इन सारे ज्योग्राफिकल जो मतलब जो बाउंड्रीज हैं वहाँ जाने के बाद चीज़ें बहुत बदल जाती हैं। उनके पीएचडी के रूल्स, रेगुलेशन, टाइमिंग्स, ड्यूरेशन जो है वो सब जगह लगे। यूएस का जो पीएचडी है वो लेंदी पीएचडी होता है, 5-6 साल का होता है। यूरोप का पीएचडी 3+1 होता है। जनरली मेरा पीएचडी 3 साल का है क्योंकि मेरे पास एमफिल है। इवन आप नॉर्थ अमेरिका, इवन आप कनाडा वगैरह जाएंगे तो वहाँ भी पीएचडी 4 से 5 साल की होती है। तो आपको पहले ये क्लैरिटी आपको लाना है अपने को, आपको कि कहाँ आपको यूरोप टारगेट करना है, आपको यूएस करना है या नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज करना है, कहाँ करना है। मतलब आप एज ए इंडिविजुअल आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग पहले तो एक रीजन करिए, आइडेंटिफाई करें, आनी चाहिए, क्योंकि सब जगह का प्रोसेस अलग है। फॉर एग्जांपल अगर आप यूएस जा रहे हैं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी में टॉफल जीआरई जो है कंपलसरी है, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज वगैरह में टॉफल कंपलसरी है, आइल्स कंपलसरी है, तो कई लैंग्वेज टेस्ट का होता है, लेकिन बहुत सारी जगह नहीं है। तो आपको वो क्लैरिटी तभी आएगी उन सारे जो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को क्लियर करने का। अगर डिमांड है तो आपको पहले से प्रिपेयर करेंगे, नहीं है तो उसकी आपको करने की जरूरत नहीं है। इस मेरे केस में मेरे को जर्मन लैंग्वेज का कुछ भी प्रोफिशिएंसी नहीं शो करना पड़ा इनिशियली, मैं जाके वहाँ पे उसको सीखूंगा।
तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर आप यूरोप आइडेंटिफाई, मैं आपको यूरोप पे नैरो करता हूँ, आपने सोचा कि यूरोप अप्लाई करना है। अब यूरोप में भी बहुत सारा कंट्रीज है, आपको यूके करना है, जो कि यूके ब्रेग्जिट में यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है टेक्निकली, बट यूरोप के अगर हम ओवरऑल में देखें तो आपको यूके करना है, आपको जर्मनी करना है, इटली करना है, फ्रांस करना है, कहाँ करना है। तो जनरली जो इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं या साउथ एशियन स्टूडेंट्स हैं, वो प्रीफर करते हैं जहाँ पे जो ऑलरेडी हमारे मतलब जो बिलोंगिंग के लोग रह रहे हों। ज़्यादातर लोग यूके टारगेट करते हैं, पहला टारगेट हमारा यूके होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, आपको स्वास, गोल्डस्मिथ, तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं, LSE, मतलब ससेक्स हैं, तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब यूनिवर्सिटीज़ की एक लंबी फहरिस्त है यूके में। जर्मनी में भी बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, खासकर बहुत सारी ओल्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे मेरी यूनिवर्सिटी थोड़ी नई यूनिवर्सिटी है, आपको गोथे है, हाइडलबर्ग है, म्यूनिक है, फ्रैंकफर्ट है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि अब कंट्रीज कौन सा टारगेट करना है आपको। तो आपने सोचा कि आपको यूके टारगेट करना है, तो आप क्या करेंगे कि एटलीस्ट आप 10 से 15 यूनिवर्सिटी आइडेंटिफाई करेंगे जहां पे आप एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने आइडेंटिफाई कर लिया 10 यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, ब्ला 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 ब्ला, 10 यूनिवर्सिटी। तो प्रोसेस वहां शुरू होता है जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया। फर्स्ट तो आइडेंटिफाई कीजिए कंटिनेंट, यस, सेकंड कंट्री, यस, उसके बाद आप लिस्ट बनाइए उस कंट्री हाँ, में किस यूनिवर्सिटी, सिटीज में जानी है आपको। अब यूके की आपने 10 आइडेंटिफाई की, 10 यूनिवर्सिटीज का वेबसाइट खोलना है आपको, और ये प्रोसेस आपको लगातार करते रहना होगा। ऐसा नहीं कि एक दिन बैठ के कर लिया और आपको कुछ मिल गया, ऐसा नहीं होगा। विजिट किया उसके बाद आप छोड़, हाँ, तो ऐसा नहीं, क्योंकि वो बहुत ही एक पेशेंस का काम है, और आपको एक लंबा टाइम देना पड़ता है फॉरेन PhD के लिए, कि आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको प्लान करना पड़ेगा। तो एक बार जब यूनिवर्सिटी आइडेंटिफाई करते हैं, तो सपोज करिए हम लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, और कोई सोशियोलॉजी का है, कोई इकोनॉमिक्स का है, कोई LSE, मतलब सॉरी LSE कह रहा हूँ, कोई अलग अलग डिसिप्लिन के हैं, या कोई ज्योग्राफी का है। तो अब आपको क्या करना है कि आप एक सर्टेन आपके दिमाग में है कि आपको इन चीज़ों पर रिसर्च करना है। मैं अगर रिसर्चर के तौर पर जर्मनी जा रहा हूँ, तो मेरा एरिया है हायर एजुकेशन, कास्ट। तो मैं जहां कहीं भी देखता हूं कुछ प्रोग्राम या कुछ इस तरीके का रिसर्च अपॉर्चुनिटीज, तो देखता हूं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट मेरे सबसे क्लोज में आता है, क्योंकि मेरा वर्क जो है हायर एजुकेशन पे है। उसी तरह से अगर आप इकोनॉमिक्स पे काम कर रहे हैं या पॉलिटिकल साइंस की किसी चीज पे काम कर रहे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि आप जिस रिसर्च पे काम करना चाहते हैं वो किस सब फैकल्टी या किस डिपार्टमेंट में फॉल करता है। सपोज करिए फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारा वर्क सोशियोलॉजी में फॉल करता है या पॉलिटिकल साइंस में फॉल करता है, तो आप उन 10 यूनिवर्सिटीज के पॉलिटिकल साइंस के वेबसाइट पे जाएंगे। वहां जाएंगे तो वहां पे फैकल्टीज के नेम हैं, ठीक है। हर एक फैकल्टीज का जो आप प्रोफाइल खोलेंगे तो उनका एरिया ऑफ रिसर्च, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, और वहां लिखा होता है कि वेदर दे आर टेकिंग न्यू स्टूडेंट और नॉट, वेदर दे आर टेकिंग न्यू डॉक्टर कैंडिडेट और नॉट, बिकॉज सबका एक कंडीशन होता है, फुलफिल हो जाता है तो बंद हो जाता है। कई स्टूडेंट्स के पास ऑलरेडी स्टूडेंट्स होते हैं तो न्यू जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको नहीं लेते हैं, वो क्लियरली उनके प्रोफाइल पे लिखा होता है। तो आपको यूनिवर्सिटीज के बाद आपको फैकल्टीज का प्रोफाइलिंग करना है। सपोज करिए कि मैंने फैकल्टी ऑफ सोशियोलॉजी के वेबसाइट को खोला यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के, देखा कि वहाँ 15 से 20 लोग, 50 फैकल्टी है, उसमें से 10-12 लोग फैकल्टी जो है एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। उन 10-12 में से कम 7-8 ऐसे हैं जिनसे मेरा एरिया मैच कर रहा है, जिसमें चाहता हूँ मैं भी ऐसा ही कुछ काम कर रहा हूँ, कुछ इंटरसेक्शनलिटी, नॉन समथिंग, मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ मैं। तो आप वो करते हैं, सपोज कि उन 5 फैकल्टी ऐसे मिले जिनका प्रोफाइल ये कह रहा है कि दे आर टेकिंग न्यू स्टूडेंट्स, और उनका एरिया ऑफ रिसर्च भी आपसे मैच करता है। तो आप उन 5 प्रोफेसर्स का ईमेल निकालेंगे, तो वहीं पे लिखा रहता है। बट ये करने से पहले आपको 2 चीज़ रेडी करनी होती हैं। ये सब शुरू करने से पहले एक अच्छा सा CV बनाएं अपना। CV मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने 10+2 कहाँ से किया, BA क्या किया, MA क्या किया, MPhil क्या, कैसा, वो तो डिटेल रहेगा ही रहेगा। उसके अलावा आपने जो कुछ भी किया है ना, कि आपने कोई म्यूजिक कंपोजिंग कंपनी में भी काम किया है, अगर आपने कोई स्पीच दिया है, आपने कोई थिएटर किया है, कविता लिखा है, आपने कुछ ब्लॉग लिखा है, आपकी जितनी भी चीजें हैं, एटलीस्ट जिसका एक लिंक हो सकता है आपके आने वाले जो रिसर्च करियर उससे, उसको अपनी CV पे डालिए। एक डिटेल CV बनाइए, अच्छा दिखे, मतलब सोबर सा एक CV बनाइए, मतलब एक लिंक होना चाहिए आपके रिसर्च टॉपिक, मतलब एटलीस्ट वो चीजें वहां CV में दिखे जिसका एक इंपैक्ट पड़ सकता है आपके सिलेक्शन पे। अगर मैंने कोई कविता लिखी थी, उसका कास्ट और एजुकेशन से लेना देना था, तो उसमें बोलूंगा कि मैं एक पोएट्री लिखी थी, राउंड टेबल में पब्लिश थी। पोएट्री का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो ये बताता है कि आप अपने एरिया में कितने डाइवर्स तरीके से इंगेज हैं। तो CV आपका बहुत ही उन सारी डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करे। जैसे आपने MA का बनाया, तो MA में अगर आपने कुछ टर्म पेपर लिखा था जो बहुत अच्छा लिखा, तो वो उसमें लिख सकते हैं कि यू हैव रिटन दिस टर्म पेपर इन योर MA। और आपने कुछ ब्लॉग लिखा था, उसको आप कहीं लिख सकते हैं अपने नॉन एकेडमिक पब्लिक्स में, अदर पब्लिकेशन से। ऐसे कई सेक्शंस बना के एक अच्छा सा CV बना के रखें रेडी आप। एक CV और एक एटलीस्ट 1000 या 1200 वर्ड्स का एक रिसर्च प्रपोजल या स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च स्टेटमेंट बनाइए। वो फाइनल प्रपोजल नहीं होता है, लेकिन जब आप किसी फैकल्टीज को भेजेंगे कि आप यू आर इंटरेस्टेड टू वर्क विथ हिम और लाइक व्हाटएवर हर,
तो आप क्या देंगे उनको? एक आइडिया तो बताओ। एक तो कुछ तो बताएंगे कि सर्टेन चीज आपके माइंड में है और इसलिए आप उनके साथ काम करना चाहते हैं, कुछ मैचिंग है या कुछ सिमिलैरिटीज है उनके एरिया रिसर्च में और आपके, उसके बाद ही आपका इंगेज हो हाँ। जाएगा। तो ये दो चीजों को आप पहले रेडी रखें। एक टेंटेटिव रिसर्च प्रपोजल जहां पे बहुत छोटा हो लेकिन क्लैरिटी हो कि आप क्या करना चाहते हैं, वो परफेक्ट प्रपोजल बाद में बनेगा, बस वो कम्युनिकेशन के लिए। तो आप फैकल्टीज को आइडेंटिफाई ऑलरेडी कर चुके हैं, 4-5 लोग आपको मिल चुके हैं, जितना लोग आपको मिला है उन सबको मेल करिए, सबको मेल करिए, ठीक है। और प्रॉपर मेल एड्रेस करते हुए, रिस्पेक्टेड नहीं एड्रेस करना होता आपको कभी भी, हमेशा डियर, क्योंकि बाहर में उसके नाम से या डियर XXX, डियर YYY ऐसे करके उनके नाम के साथ एड्रेस करिए, या डियर प्रोफेसर करके एड्रेस कर सकते हैं आप। इस चीज़ का ध्यान रखना। आप एक छोटा सा मेल अपना बताती हुए कि आई एम इंटरेस्टेड टू वर्क विथ यू, योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आई एम इंटरेस्टेड टू विथ सर्टेन सॉर्ट ऑफ वर्क। और अच्छी बात ये भी होती है, मतलब एक टेक्टिक्स जो कहा जाता है कि जो लोग चालू होते हैं थोड़ा ये भी देखते हैं कि जो प्रोफेसर को आप मेल कर रहे हैं ना, कोशिश करके उससे कुछ वर्क को पढ़े हो आप और उनको साइट भी किए हो अपने रेफरेंस वगैरह में। तो वो एक अपॉर्चुनिटी देता है कम्युनिकेट करने का। तो इस चीज़ का भी ध्यान रख सकते हैं कि अगर आप किसी फैकल्टी को मेल कर रहे हैं, उनके साथ इंटरेस्टेड हैं काम करने के लिए, उससे कुछ वर्क को आप पढ़े हैं, फैमिलियर हैं आप, और उसको कुछ सही कहीं कहीं लेके आ रहे हैं अपने प्रपोजल में आप, तो उससे एक होता है कि एक आप अच्छा कम्युनिकेशन बनता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो आप मेल करिए, पेशेंस के साथ मेल का रिस्पॉन्स करिए, रिस्पॉन्स जो है उसका वेट करिए। कई बार क्या होता है, मेल में आपका सीबी और जो सीबी और अपना रिसर्च जो टेंटेटिव प्रपोजल आपने दोनों को अटैच कर देना है और आपको मेल भेज देना है अपने इंटरेस्ट के साथ। अब वो आपकी मेल वहाँ जाएगी, वो लोग रिव्यू अपना देखेंगे कि इसका आपका सीवी कैसा है, प्रपोजल। अगर उनको लगता है कि आप वो इंटरेस्टेड रहेंगे तो डेफिनेटली सारे फैकल्टीज आपके मेल का रिप्लाई करते हैं। मैंने आज तक जितने जगह भेजा है सब जगह रिस्पॉन्स आया है। जिन लोगों को लगा कि ये मेरे एरिया में नहीं, क्लियरली बोलते हैं कि इट डजंट फॉल इन माई लाइक एरिया ऑफ रिसर्च और इट डजंट सीम्स लाइक आई एम सुटेबल टू कंडक्ट टू सुपरवाइज यू। सो और समटाइम्स क्या होता है कि वो लोग किसी और को रिकमेंड भी कर देते हैं कि इन माई डिपार्टमेंट समवन इज वर्किंग, सो आई रिकमेंड, आई फॉरवर्ड योर प्रपोजल टू हिम और हर। तो एक ये भी होता है वो पास। कैसे मैं एक बार काम करना चाहता था, आपको स्वास्थ्य के फैकल्टी हैं जिनका कास्ट और डेवलपमेंट बहुत काम है, और तो मैं उनको प्रपोजल भेजा तो उनका अंदर में कोई सीट नहीं था और वो 3 साल के लिए प्रोजेक्ट ले रखे थे। तो उन्होंने मेरा रचना वाजपेयी फैकल्टी है स्वास्थ्य में, उनको उन्होंने भेज दिया। फिर रचना ने मेरा प्रपोजल पढ़ा, फिर उन्होंने मेरे को कहा था कि सुपरवाइज करने के लिए रेडी थी। फिर वो बाद में फंडिंग वंडिंग का मसला, इसके बारे में फेलोशिप का बात आता है। तो ये प्रोसेस सब यूनिवर्सिटीज के लिए करना है। आप जितना भी यूनिवर्सिटी आइडेंटिफाई किए हैं, सेम काम आप सब यूनिवर्सिटीज के लिए करिए। ये प्रोसेस सेम हर जगह सब जगह करना है। सब जगह अपना सेशन होता है, आप खोलेंगे वेबसाइट पे सारी डिटेल है कि कब सेशन स्टार्ट होता है, कब एप्लीकेशन स्टार्ट होता है। तो ये हो गया एप्लीकेशन प्रोसेस, डेडलाइन सब कुछ ऑलरेडी है। तो उस डेडलाइन से पहले आपको ये सारा प्रोसेस को कहते हैं पोटेंशियल सुपरवाइजर फाइंड आउट करना, क्योंकि जनरली पीएचडी जो होती हैं वहां पे एक पोटेंशियल सुपरवाइजर का नाम देना होता है एप्लीकेशन में, कि जब आपका एप्लीकेशन सबमिट होता है यूनिवर्सिटीज को तो वो रिव्यू के लिए जाता है उस पोटेंशियल सुपरवाइजर के पास जिससे आपने बात किया है। तो वो कंसेंट देते हैं कि हाँ मैंने बात किया है, इस एप्लीकेशन को हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये रहा पहला स्टेप, कैसे आइडेंटिफाई करें पोटेंशियल सुपरवाइजर। अब पोटेंशियल सुपरवाइजर आपने फाइंड आउट कर लिया है। 15 यूनिवर्सिटी में से 10 यूनिवर्सिटीज में से आपको लोगों ने कह दिया हम आई एम विलिंग टू सुपरवाइज, आई एम वेरी हैप्पी टू सुपरवाइज यू। ईमेल आ गया आपको, 10 ईमेल आ गया। अब वो कह देंगे कि यू कैन स्टार्ट विथ एप्लीकेशन प्रोसेस। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे वेट करेंगे कब एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो रहा है। एप्लीकेशन प्रोसेस इधर भी एक चीज मैं कंफर्म करना चाहता हूँ, उधर से जब आपका कंफर्मेशन आ जाएगा तब आपको करना है। बिल्कुल, क्योंकि वो सेशन तो टाइम से शुरू होगा ना। जैसे जुलाई सेशन कहीं पे शुरू हो रहा है या अप्रैल में शुरू हो रहा है और आपने 4 महीने पहले कम्युनिकेट किया है, तो प्रोसेस तो आपका अप्रैल में ही शुरू होगा। बस वो कंफर्मेशन उनके पास रहना चाहिए, आपके पास वो होना चाहिए। तो अब आप एक चीज और इससे स्पष्ट हो रहा है कि जो एप्लीकेशन प्रोसेस अगर आप मान लीजिए आपका अप्रैल से चालू हो रहा है तो उससे कम से कम 6 महीने पहले बातचीत, आप नवंबर दिसंबर से चालू, हाँ मतलब 4 से 5 महीने एडवांस में आप कम्युनिकेशन शुरू कर दीजिए। सब जगह जहां से सेशन शुरू हो रहा है, जिस भी मंथ से, उसके 4 से 5 महीने पहले आप वहां कम्युनिकेशन करिए। जो एप्लीकेशन का डेडलाइन है उससे 4 या 5 महीने पहले आप कम्युनिकेशन। तो ये पहला तरीके का पीएचडी। यूरोप में जनरली या इवन यूएस में भी 2 तरह की पीएचडी होती हैं। तो एक तो है कि ये प्रोसेस जो मैंने आपको बताया, जहां पे आप अपना इंडिविजुअल प्रोजेक्ट प्रपोज करते हैं कमिटी को या किसी फैकल्टी को, वो आपने खुद से डिजाइन किया है। दूसरी पीएचडी जो होती है, जो सबसे मतलब वो बहुत कम होती हैं लेकिन वहां पे सब कुछ सेट होता है, वो होता है फंडेड पीएचडी। जैसे जिस तरह से मैं जा रहा हूं, मैं ऑलरेडी फंडेड पीएचडी प्रोग्राम में ही जा रहा हूं, जहां पे एक्सटर्नल एजेंसी ने हमारे पीएचडी को ऑलरेडी फंड किया है। वो एक प्रोजेक्ट के रूप में है जहां पे डॉक्टरल कैंडिडेट रिक्रूट किए गए हैं और आपका पोजीशन वहां पे एम्प्लॉय हो जाता है, आप स्टूडेंट नहीं होते हैं। तो आप वहां पे प्रॉब्ली एम्प्लॉय के तौर पे जाते हैं उस प्रोजेक्ट में, जो डॉक्टरल प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो हर एक यूनिवर्सिटीज में हर एक मतलब कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स बार बार होते हैं। तो उसका डिटेल एक होता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं इसको हाईलाइट यहाँ करना चाहूँगा कि ट्यूटर जैसे है, ट्यूटर पे आप जैसे हैशटैग कुछ सर्च करते हैं, तो ट्विटर का जो सर्च इंजन है ना, जहाँ पे सर्च करते हैं, आप केवल कुछ कीवर्ड डाल के सर्च करिए, फंडेड पीएचडी इन सोशियोलॉजी।
आपको मैं लिटरली बता रहा हूँ, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दिख जाएंगी जहाँ पे फैकल्टी ने ट्यूट किया है किसी तरह के प्रोजेक्ट को या अपने अंदर अपॉर्चुनिटीज को। तो ट्यूटर एक बहुत ही अच्छा मीडियम है प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए, पीएचडी के लिए। ट्यूटर को सिर्फ आप ट्यूट करने के लिए और कुछ दूसरे चीज़ों के यूज तो कर सकते हैं, लेकिन ट्यूटर का जो सबसे ऊंचाई रिसर्चर कर सकते हैं, तो ट्यूटर पे अपना वर्ड डालिए, जैसे पीएचडी इन सोशियोलॉजी, फंडेड पीएचडी इन सोशियोलॉजी, फंडेड पीएचडी इन पॉलिटिकल साइंस, ऐसा कुछ भी रैंडमली डाल के सर्च करें। आपको रिसेंट के 2-3 महीने के ट्यूट्स जो देखें उसको फॉलोअप करिए, और मैं लिटरली बताऊँ आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी दिख जाएंगी। उस तरह से और भी वेबसाइट हैं, job.ac.uk है, फाइंड पीएचडी है, इस तरह के वेबसाइट्स हैं जहाँ पे अपॉर्चुनिटी जो आती हैं फंडेड पीएचडी की या फंडिंग की या फेलोशिप की, वहाँ एडवर्टाइज होती हैं, वहाँ जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे जाएं, वहाँ सारी डिटेल होती हैं। तो आपको रेगुलरली विजिट करना है, इस बात को ध्यान रखने का, आपको रेगुलर विजिट करना है। जैसे एक तो वेबसाइट है फाइंड पीएचडी, आप यूके की सारी पीएचडी को कवर करता है, ठीक है। उस तरह से एक आपको एक और वेबसाइट है, उसका नाम मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरा कि हर एक यूनिवर्सिटीज़ के वेबसाइट को खोलेंगे तो एक सेक्शन होता है प्रोजेक्ट्स का, ठीक है। तो उन प्रोजेक्ट्स पे जाएंगे तो वहाँ पे 2 चीज़ दिखाता है, एक होता है एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी चल रहा है, और दूसरा है अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। तो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो होते हैं जैसे स्वास्थ्य का है, इन सब के वेबसाइट पे डिटेल होती है। तो आप वहाँ पे जाएंगे तो जो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चल रही है उनका डिटेल है, और जो लोग नया प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उसका भी डिटेल वहाँ डाला गया है। और जब उसको क्लिक करेंगे आप तो पूरा डिटेल खुल जाएगा कि वो क्या रिक्वायरमेंट है, कितने कैंडिडेट रिक्रूट होने हैं। तो वहाँ पे कहता है कि आपको फंडिंग का झंझट नहीं होता है, आप बस एडमिशन लेते हैं और आपको सारी चीज़ सॉर्टेड होती हैं, जैसे मेरी सॉर्टेड है, ठीक है। तो ये भी एक पीएचडी का ध्यान रखते हुए आपको रखना कि आप इंडिविजुअल प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, खुद का डिजाइन किया होगा, या यूनिवर्सिटी का ऑलरेडी जो डॉक्टरल प्रोजेक्ट है जो कि फंडेड है उसका पार्ट बनना चाहते हैं। अगर बहुत सारा चीज़ मैच कर रहा है आपका एरिया से तो उस प्रोजेक्ट का भी हिस्सा बन सकते हैं आप, जहाँ पे आपको इस चीज़ों से मुक्ति मिल जाएगी, आपको स्कॉलरशिप फंडिंग ढूंढने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो 99% जो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं बाहर में, उनकी जो सबसे बड़ी जो चैलेंज, जो हर्डल होता है वो है फंडिंग या स्कॉलरशिप, जिसके लिए आपको उसको लेकर मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप स्कॉलरशिप या फंडिंग को लेकर क्या अप्रोच होना चाहिए, और जो भारत सरकार का बहुत वेबसाइट है उसको लेकर क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? तो देखिए, अगर आप इंडियन स्टूडेंट हैं, मतलब इंडिया से जा रहे हैं बाहर, अगर आप एससी और एसटी बैकग्राउंड से हैं तो उसके लिए एनओएस जो नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप है, तो उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। साल में वो उसको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस देती है एससी एसटी स्टूडेंट्स को। तो वो एक सबसे बड़ा मतलब सोर्स है फंडिंग का, खासकर जो स्टूडेंट्स यहाँ से जाते हैं, बाहर जाते हैं। तो उसको भी आप एक बार, मतलब आप कॉन्स्टेंटली मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की वेबसाइट को विजिट करते रहें। साल में 2 बार शायद एडवर्टाइज होता है जहाँ पे आपको सारा, तो उससे पहले उसका रूल ये है कि आपका कहीं से ऑफर लेटर जरूर आया हो, यानी आपने कहीं ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, एडमिशन डन है, लेकिन फंडिंग के लिए आप वेट कर रहे हैं, तो फंडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑफर लेटर एविडेंस देना पड़ेगा। हाँ, ऑफर लेटर एविडेंस देना पड़ेगा, या कोई ऐसा ईमेल हो जिसमें लिखा हो कि ये बार एक्सेप्टेड है, या आपका एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट हो गया है, ऐसा कुछ कंफर्मेशन होना चाहिए, तब उस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये, और इंडिया में भी और भी सारे, मतलब बहुत सारे एनजीओज हैं जो फंड करते हैं, जैसे आगा खान फाउंडेशन है, और कई सारी फाउंडेशन है, इसके कोई सारे, आप नॉर्मल भी गूगल करेंगे तो बहुत सारे आपको ऐसे अपॉर्चुनिटीज जो कराती हैं। जैसे आपको एक यूएस में मित्तल फाउंडेशन जो है, लक्ष्मी नारायण मित्तल का फाउंडेशन जो है, वो हार्वर्ड या इस तरह के जो यूएस की यूनिवर्सिटीज है उसके लिए फंडिंग देता है। तो ऐसे बहुत सारे, मतलब भारत सरकार की भी बहुत फेलोशिप है। जैसे एक मैं फेलोशिप जानता हूँ कि मेरी दोस्त थी, वो अभी कैम्ब्रिज में एमफिल कर रही है, तो मुझे जहाँ तक पता है कि वो कॉमनवेल्थ फेलोशिप से। तो कॉमनवेल्थ एक्चुअली पहले था, तो अब क्या है, कॉमनवेल्थ फेलोशिप पीएचडी के लिए बंद हो गई है, तो अब सिर्फ वो स्प्लिट पीएचडी के लिए मिल सकता है कि आपकी आधी पीएचडी यहाँ से कर रहे हैं और आधा वहाँ करने जा रहे हैं एक्सचेंज प्रोग्राम में। जो फुली फंडेड पीएचडी के लिए जो कॉमनवेल्थ था बंद हो गया था, क्योंकि मैंने जब 21 में अप्लाई किया था यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग का, तो वहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ था, लेकिन मेरे कॉमनवेल्थ उस टाइम पे बंद हो गया था। तो कॉमनवेल्थ आप टेक्निकली अप्लाई नहीं कर सकते हैं पीएचडी के लिए, वो मास्टर्स के लिए है, स्प्लिट के लिए है, लेकिन फुली पीएचडी के लिए नहीं है, उसको हटा, चूंकि कॉमनवेल्थ के उन लिस्ट से, जो सबसे लिस्ट डेवलप कंट्रीज का लिस्ट है, उसमें से इंडिया को हटा दिया गया है, तो उसकी वजह से आप उससे वंचित हो गए हैं। तो क्या ट्विटर पे भी जाकर हैशटैग फेलोशिप ऐसे कुछ सर्च कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप फंडेड पीएचडी देखिए ना, मैं तो सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि आप फंडेड पीएचडी देखिए, झंझट ही नहीं रखना इसका आपको कि आपको फेलोशिप चाहिए। सर ऑलरेडी प्रोजेक्ट फंडेड है, आप काम करिए। अल्टीमेट थोड़ा बहुत शिफ्ट होता है आपके एरिया से, थोड़ा सा शिफ्ट होता है, ज़्यादातर काम सेम हो जाता है, ऐसा कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होता है। बट उसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वाला जो फेलोशिप फंडिंग है वो खत्म हो जाता है। बट उसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की खुद की फंडिंग होती है, जैसे अगर आप स्वास या ऑक्सफोर्ड या फिर जर्मनी के और भी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं, हाइडेलबर्ग होते हैं, इन सब में आपको फ्रैंकफर्ट के, तो यहाँ पे ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज़ का खुद का अपना फंडिंग है, खुद का फेलोशिप है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के मिलता है। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट मतलब जो वहाँ नॉन जर्मन स्टूडेंट्स हैं या जो नॉन यूके का स्टूडेंट, नॉन ब्रिटिश स्टूडेंट है, तो वहाँ पे कंपटीशन टफ है। अगर 4 इंटरनेशनल फंडिंग है तो सोचिए कि पूरे ग्लोब में आप 4 लोगों को, मतलब छोड़ के उस कंट्रीज का नेटिव लोगों को छोड़ के बाकी 4 लोगों को ही मिलने वाला है। सोच सकते हैं हाउ हार्ड, आई मीन हार्ड इट इज टू गेट दोज इंटरनल फंडिंग। तो आपकी प्रायोरिटीज पहले होनी चाहिए कि आप स्कॉलरशिप, जैसे आप ऑक्सफोर्ड कर रहे हैं तो ऑक्सफोर्ड के लिए बहुत सारी फेलोशिप यूनिवर्सिटीज़ की खुद की है, तो वैसे ही बहुत है। और अगर आप जर्मनी टारगेट कर रहे हैं, जैसे मैं जा रहा हूँ, तो ये डॉक्टरल प्रोजेक्ट था, तो यहाँ फंडिंग का मुझे वो झंझट ही नहीं था।
लेकिन जर्मनी में ट्यूशन फी ही नहीं है, क्योंकि जर्मन का पॉलिसी है, फेडरल स्टेट जर्मनी का ही पॉलिसी है, वहाँ पे ट्यूशन फी नहीं है। तो आप इंडिविजुअली भी जा रहे हैं तो आप वो कॉस्ट बियरेबल होता है, बियर कर सकते हैं। लेकिन बाकी यूरोपियन कंट्रीज वगैरह में, यूएस में आप बियर नहीं कर सकते कॉस्ट, अनटिल आपका फंडिंग नहीं है। तो जर्मनी में क्या है कि आपको जो रहने में खर्चा लगेगा, एकोमोडेशन या जो लिविंग कॉस्ट वगैरह वो है, क्योंकि ट्यूशन फी वहाँ पे जर्मनी में किसी के लिए नहीं लगता है। वहाँ का मॉडल है एजुकेशन का, पब्लिक एजुकेशन का मॉडल है वो। ठीक है विद्या, अब हम लास्ट में हैं और थैंक यू सो मच। मेरे हिसाब से जो फॉरेन के बिल्कुल, आप हमारा ईमेल आईडी मैं ड्रॉप कर दूंगा चैनल के नीचे। आपकी कोई भी अगर इस तरीके का, खासकर आप जर्मनी आने का प्लान कर रहे हैं आप। और मैं एक और चीज़ का मतलब लास्ट में इसको हाईलाइट करना चाहूँगा कि बाहर के एडमिशन में जो नेटवर्क्स होता है उसका बड़ा रोल होता है। खासकर जैसे आपका LOR कौन लिख रहा है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कौन लिख रहा है, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। बाहर अप्लाई करने से पहले एटलीस्ट आप इस चीज़ को फिगर आउट कर लें कि आप किसी 2-3 अच्छे फैकल्टीज को जानते हैं जो आपके बिहाफ आपका LOR लिख सकें। और दूसरा है कि इन नेटवर्क्स का हिस्सा रहें आप। तो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रुप हैं, जैसे हम लोग स्पीकिंग को मार्जिन भी चलाते हैं, तो आप स्पीकिंग मार्जिन जैसे प्लेटफॉर्म पे भी आ सकते हैं, जहाँ पे हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ को शेयर करते हैं। और एक नेटवर्क है जहाँ पे इन्फॉर्मेशन शेयर हो रहा है। तो इन सब नेटवर्क्स के थ्रू क्या होता है कि बहुत सारी क्लोज अपॉर्चुनिटी जो आती हैं, जो ऑलरेडी सॉर्टेड होती हैं, उनको आपको मिल जाता है उसका एडवांटेज जानने का। तो बहुत लोग होता है कि वो इन्फॉर्मेशन उनके पास पहुंच ही नहीं पाता है। इसलिए नेटवर्क अपना स्ट्रांग रखिए, पीयर ग्रुप जो है अपना स्ट्रांग रखिए, कुछ अच्छे फैकल्टीज़ के साथ टच में जो आपको ऑलरेडी जिन्होंने पढ़ाया है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, खासकर अगर आप सोशली डिसएडवांटेज सेक्शन से आते हैं तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो हेल्प करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, बापसा का होता है। तो आप उन सब चीज़ों को अटेंड किया करिए। और भी जो फॉरेन से स्टूडेंट्स आते हैं वो गाइड करते हैं, जैसे बापसा के बहुत सारे प्रोग्राम में मैंने खुद अटेंड किया, जहाँ सुमित मस्कर और मेरे कई सारे जदुमणि, ऐसे कई सारे सीनियर थे जिन्होंने गाइड किया था। तो ऐसा होता है, आप उन सारे नेटवर्क का हिस्सा रहिए, तो उससे क्या होता है कि आपको हमेशा अपडेटेड जो इन्फॉर्मेशन हो मिलता है। मतलब सिंपल कहा जाए तो आप एलियन बन के नहीं कर सकते, नहीं बिल्कुल। थोड़ा सा सोशल नेटवर्किंग जो बिल्कुल वो कैपिटल है आपका एक्चुअली, प्लेटफॉर्म है, वो सोशल मीडिया हो सकता है। बिल्कुल। स्पीकिंग ऑफ मार्जिन काफी अच्छा काम कर रहा है, हम लोग पार्ट हैं उसका। बिल्कुल। तो उसी तरह की आपको जुड़ो आप, ऐसा नहीं कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, लास्ट में अगर आप कुछ बोलना चाहें। लास्ट में कि यही ज़्यादा कुछ नहीं, कि बहुत ज़्यादा भी स्ट्रेस नहीं लेना होता है। अगर आप लिटरली इंटरेस्टेड हैं बाहर मतलब अपने रिसर्च के आने के लिए, तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, बट उन अपॉर्चुनिटीज़ को आपको प्रॉपरली सही टाइम पे आपको बस उसका इन्फॉर्मेशन मालूम चल जाए, फिर आप उसके अकॉर्डिंग अपने आपका पूरा जो रिसर्च प्लान है उसको डिजाइन कर सकते हैं। हाँ, बट मतलब लूप में रहिए, जो भी आपका सर्कल है उसके लूप उनको भी लूप में रखिए। और मतलब 3 चीज़ों का ख्याल रखिए। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कब आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कितना आपके पास टाइम पहले से है उसको प्रिपेयर करने के लिए। 2-3 चीज़ें अपना रेडी रखिए, खासकर अपना CV, लेटर ऑफ मोटिवेशन और एक टेंटेटिव प्रपोजल जो आपको हेल्प करे खासकर इनिशियली कम्युनिकेट करने के लिए। तो ये 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी हम लोग मतलब किसी भी जो भी पॉसिबल जो वेज हैं हेल्प करने के, वी आर वेरी हैप्पी टू डू दैट। सो एनी टाइम यू कैन ड्रॉप मैसेज टू विकास, और आई वुड वेरी हैप्पी टू हेल्प एनी सॉर्ट ऑफ, I mean whatever possible way I can, so that I can say. Thank you.